नमस्कार, आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। एक ऐसा संगठन जिसका मकसद जाति धर्म जैसे मुद्दों को एक तरफ रखते हुए जरूरी मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर हर तबके के लोगों से बात करना। तो आज आईपा की टीम आ पहुंची है प्रयागराज के एक ऐसे स्थान पर जो काफ़ी सालों से फेमस है, इंडियन कॉफ़ी हाउस। ये कॉफ़ी हाउस की जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, बीपी सिंह जैसे कद्दावर नेता इसी कॉफ़ी हाउस में बैठकर राजनीति, देश दुनिया की राजनीति पर चर्चा करते थे। अमिताभ बच्चन जी अपनी जवानी की कॉफ़ी पीने का शौक रखते थे। तो आज हम भी यहाँ पर चंद्रशेखर जी भी, कई कद्दावर नेता, यहीं से राजनीति शुरू होती थी, यहीं पे राजनीति से रिलेटेड बातें की जाती थी। तो आज हम भी प्रयागराज आए हुए हैं, तो हमने भी सोचा इस काफ़ी पुराने जो कॉफ़ी हाउस में लोग बैठते हैं, आज भी राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं जो राजनीति को लेकर चर्चाएं करते हैं, वो आज भी लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। यहाँ पर कोई भी आए, राजनीति यूँ शुरू हो जाती है कॉफ़ी के साथ। तो हम भी आ पहुँचे हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो चुनावी माहौल है उत्तर प्रदेश का वो क्या है, उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। आज कई दिनों से ट्रेंड में चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या का भाव, और दूसरी तरफ से बोला जा रहा है कि सब कुछ भाव। तो हमारे पास कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर में उत्तर प्रदेश में क्या भाव। बताया जा रहा है कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, क्या नाम है आपका? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है पंडित परमानंद त्रिपाठी, लोग सोटा स्वामी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। अच्छा। सोटा हाथ में लिए रहता हूँ, इसलिए। ये बताइए पंडित जी, उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है, अब की बार क्या लगता है कि जनता किस पर प्यार लुटाने वाली है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जिस राष्ट्रवादी पार्टी को हासिल है उसी की विजय होगी। फिर आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, बेरोजगार जो युवा हैं वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी अत्याचार उन पर किया जा रहा है, ऐसा युवाओं का कहना है। अत्याचार युवाओं पर ही नहीं, किसी पर भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए जांच होगी, जो अत्याचार करेंगे उनको कड़ा दंड मिलेगा। और जहां तक बेरोज़गारी की बात है तो केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में बेरोज़गारों की संख्या बहुत बढ़ गई। ये कोविड-19 जब से आया तब से लेकर तमाम कल कारखाने बंद हुए, तमाम कार्यक्रम बंद हुए, तो बेरोज़गारी तो बढ़ी है पूरी दुनिया में। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान में बेरोज़गारी नहीं बढ़ी, यहाँ भी बढ़ी है। लेकिन उसका समाधान अंशावतारी आदरणीय मोदी जी निकालेंगे। वो दिन रात इसी पर जो है लगे रहते हैं कि कैसे सबका साथ, सबका विकास हो, सबका विश्वास प्राप्त हो और किसी को कोई तकलीफ ना हो, रात दिन इसी में लगे रहते हैं। बात की जाए प्रयागराज की, इलाहाबाद से प्रयागराज हुआ, नाम बदलना विकास है या फिर एक्चुअल में 5 साल में प्रयागराज बदला है? नहीं, आज के 5-7 साल पहले जो इलाहाबाद को देखे होंगे और आज जो इलाहाबाद देख रहे हैं प्रयागराज को, उनको खुद पता चल जाएगा कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए, आपके इस सवाल का हम किसी न किसी से जवाब जरूर लेंगे। पर आप बताइए, आपका नाम क्या है? पंडित संतोष कुमार शुक्ला, मैं अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद हूँ। अच्छा, आप उच्च न्यायालय से अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं। ये बताइए, उत्तर प्रदेश की अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो क्या स्थिति है? पिछली सारी सरकारों से ही सबसे खराब कानून व्यवस्था इस बार सरकार की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई कानून व्यवस्था नहीं है। सिर्फ अफसर, जो गुंडे अफसर हैं उन्हीं की सरकार थी, जो भ्रष्ट अफसर हैं उन्हीं की सरकार थी, और किसी की सरकार नहीं थी। पंडित जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि पिछली सरकारों के कंपैरिजन में इस सरकार में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था एकदम डगमगा गया है। शुक्ला जी विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, सम्मानीय हाई कोर्ट प्रयागराज में इलाहाबाद में प्रैक्टिस करते हैं। ये तो मेरी समझ में, अब उनकी अपनी समझ है, मेरी समझ में पूरे हिंदुस्तान में, प्रयागराज में भी, प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हुई है। बट ये एक एडवोकेट होने के नाते एक अधिवक्ता ही आरोप लगा रहा है, सीधा आरोप लगा रहा है कि सरकार में भैया गड़बड़ी है। अब हर पार्टी को कोई न कोई मिल जाएंगे आरोप लगाने वाले। अब चूंकि आदरणीय शुक्ला जी
अब जिस दल से प्रभावित होंगे, तो अब चूंकि बीजेपी के अगेंस्ट ही में है, पहले तो काफ़ी दिन तक मैंने देखा कांग्रेस में थे, अब किसी कारण बस सपा का समर्थन। आप भी किसी दल का समर्थन कर रहे हैं या फिर एक नागरिक और एक अधिवक्ता होने के नाते ये बात कह रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश में एक संजीदा सरकार के लिए, एक संजीदा नौजवान जो इस जनता के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके समर्थन में हम अपना वोट करेंगे। और इलाहाबाद के नाम परिवर्तन और विकास के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार में ही केंद्र सरकार की सीएजी की रिपोर्ट है कि पिछली बार के कुंभ में कितने हजार करोड़ का घपला हुआ है। अगर दूसरी सरकार होती तो आज जांच हो जाती, सारे लोग पकड़ में आ जाते। जवाब दीजिए पंडित जी, ये कह रहे हैं कि इस सरकार में घपला हुआ है लेकिन उस चीज़ को दबाया गया, जांच भी नहीं हुई। आदरणीय योगी जी ने जो कुंभ यहाँ कराया था, उसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई, पूरी दुनिया के लोग इधर प्रभावित हुए। आज जो है पूरे प्रदेश की जनता, पूरे प्रदेश के नौजवान, पूरे प्रदेश के मजदूर, पूरे प्रदेश की महिलाएं, पूरे प्रदेश का जनमानस त्राही त्राहिमाम है। पूरे प्रदेश का सभी लोग परेशान हैं, तो आप जैसे पार्टी को ये कह रहे हैं आप जैसे राजा को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, बहुत बड़ी बात कह दी है। जनता ने 2014 में हमें आदर दिया, 2017 में दिया, 2019 में दिया, 2022 में जनता का जो निर्णय होगा, जनता अगर आदर देगी, सेवा करने का मौका देगी, तो हम पहले से भी दुगनी शक्ति से सेवा में लग जाएंगे। नहीं मौका देगी तो जनता तो सर्वोपरि है ही। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अब की बार उत्तर प्रदेश की नैया कांग्रेस पार करेगी। इस बार भी 300 पार, इस बार भी 300 पार। आप देखिएगा, जनता ने मन बना लिया है। जनता, आपको 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, जनता ने मन बना लिया। इस बार भी 300 पार। ये कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि कांग्रेस नैया पार करेगी उत्तर प्रदेश के, लेकिन कह रहे हैं 300 पार, भैया मुंह भर हो गए सब लोग। पूछ रहा हूँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की नोटबंदी के सवाल पर क्यों नहीं बोलते हैं? जीएसटी के सवाल पे क्यों नहीं बोलते हैं? कोविड-19 के सवाल पे क्यों नहीं बोलते हैं? इन सब सारे सवालों पर, हमारे प्रयागराज में कोविड के समय लाखों लोगों की डेथ हो गई, इन सब सवालों पर ये नहीं बोलते हैं। ये पूरी तरह से शिक्षा में फेल हैं, स्वास्थ्य में फेल हैं, बेरोजगारी के सवाल पे फेल हैं। आज रेलवे की 2019 में वैकेंसी निकली थी, आज तक उसका रिजल्ट नहीं दे पाए, आज तक उसका एग्जाम नहीं करा पाए। सारी जगह से पूरी तरह से फेल्योर गवर्नमेंट है, चाहे ये डबल इंजन की, और पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी इस देश को, इस प्रदेश को एक नई दिशा देंगी और निश्चित रूप से इस प्रदेश में एक नई तरक्की होगी। किसानों का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, खासकर महिलाओं के सवाल पर हमारी नेता ने कहा 40% हम महिलाओं को टिकट देंगे, स्वावलंबी बनाएंगे, और टिकट दे करके उन्होंने साबित कर दिया कि जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी वो कांग्रेस के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही लड़ी जाएगी और सरकार बनेगी। सारी चीजों पे आपको फेल बता दिया, बोला कि डबल इंजन की सरकार सभी चीजों पे फेल हो गई। कांग्रेस के नेता आदरणीय वकील साहब से हम निवेदन करना चाहेंगे कि जनता ने इनके सारे आरोपों का जवाब 2017 और 2019 के चुनाव में दे दिया है, वो आपको भी पता है। वो कह रहे हैं कि महिलाओं को 40% महिलाओं को उतारा गया, अब की बार जोरदार टक्कर हो रही है। ठीक है, लोकतंत्र है, जोरदार टक्कर होनी चाहिए। विपक्ष, हमको यही अफसोस है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र की तरह प्रदेश में भी विपक्ष न रह जाए। मजबूत विपक्ष होना चाहिए, हमारी मान्यता है। हम चाहेंगे कि कम से कम कुल मिला के हमारे अगेंस्ट में 100 लोग तो रहें उस विधानसभा भवन में, कुछ बोलने वाले। हम कहीं कोई गड़बड़ी कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं तो उस पर हमको ताना देने वाले, हमको सचेत करने वाले, हमको डांटने वाले लोग रहें। क्योंकि कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। राहुल गांधी पे आरोप लगा दिया, सीधा सीधा बोलने वालों को हम उनसे भी बात करें, उनसे स्पेशल बात कर लेंगे। कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी पे आरोप लगा दिया कि बोलने वाले के सपोर्ट में कोई नहीं है, डांटने वाला कोई नहीं है, सुधारने वाला कोई नहीं है, और कहीं ना कहीं केंद्र में भी आप बहुत कमजोर हो चुके हैं, कहीं प्रदेश में भी कमजोर ना हो जाए, ऐसा कहना है। राहुल गांधी दूरदर्शी नेता हैं,
राहुल गांधी ने नोटबंदी के सवाल पर भी प्रश्न उठाया था, जीएसटी के सवाल पे भी प्रश्न उठाए थे, वो कोविड के सवाल पे भी प्रश्न उठाए थे। राहुल गांधी जो चीज़ों को कहते हैं, चाहे पार्लियामेंट में कह रहे हो, चाहे पब्लिक के बीच में कह रहे हो, राहुल गांधी पूरी तरह से स्वावलंबी और दूरदर्शी नेता हैं। उनका किसी भी मामले में मुकाबला नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। चलिए, हमारे साथ विधायक जी भी हैं, इनका पहले परिचय ले लेते हैं। सर, अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मैं अनिल पांडे, मैं हंडिया विधानसभा से बिलोंग करता हूं। जहां तक सवाल है, हमारे बाबूजी अभी कह रहे थे, तो देखिए, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, तो भाजपा की हांडी तो 3 बार चढ़ गई, जल गई थी फिर भी चढ़ गई। हमने कभी भी स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री को जो भगवा चोला पहन करके ऐसी भाषा बोलते हुए नहीं देखा कि ठोक दूंगा, बजा दूंगा, बुलडोजर चढ़ा दूंगा। ये लफंगों की भाषा है, ये अनपढ़ गंवारों की भाषा है। प्रधानमंत्री जी हमारे विपक्ष के समस्त नेताओं को मजाक करते हैं, जबकि वो स्वयं मजाक बन गए। जहाँ तक अभी हमारे विजय भाई ने बताया कि राहुल गांधी इस देश के दूरदर्शी नेता हैं, उन्होंने प्रामाणिकता के साथ साबित किया है कि जब जब उन्होंने मुद्दों पर सवाल उठाया है तो भाजपा की सरकार और भाजपा के लोग उनका मजाक उड़ाने का प्रयास किया। लेकिन सच्चाई ये है कि स्वयं सरकार के लोग मजाक उड़ गए। कोरोना के समय में गंगा में बहती हुई लाशें आप लोगों ने ही कवर किया था। हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। सरकार बराबर झूठ फरेब की बुनियाद पर अपने दावे करती है, लेकिन उसमें फेल होती है। आने वाले 2022 के चुनाव में परिवर्तन का संकल्प, कांग्रेस ही विकल्प। 32 साल से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जाति और धर्म के नाम पर सपा, बसपा और भाजपा ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है। कांग्रेस की सरकार जब होती है तो नैनी में इंडस्ट्रियल एरिया बनता है, औराई में चीनी मिल बनती है, इफ्को फूलपुर में बनता है, सतहरिया में औद्योगिक केंद्र बनता है, मेजा में कताई मिल लगती है, उद्योग कल कारखाने लगते हैं। भाजपा के समय में क्या होता है, या तो उनको बंद कर दिया जाता है या उनको बेच दिया जाता है। आज मेन मुद्दा किसानों का है और मुद्दा है बेरोजगारी का। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उत्तर प्रदेश के ठोको नीति के वाले मुख्यमंत्री के इशारे पर हमारे नौजवानों के ऊपर छातियों पर लाठी और डंडों से पीटा गया है, यही छात्र, यही नौजवान जिस तरीके से भाजपा को सत्ता में लाए थे, ऐसे ही इनकी अंतिम विदाई करेंगे और इनकी ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2022 में कांग्रेस की सरकार और भारत में राहुल गांधी के नेतृत्व में बनने जा रही है। चलिए, काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं पंडित जी, क्या जवाब देंगे? आपने सुना होगा, बोला कि ठोको, गुंडई लैंग्वेज। पांडे साहब कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनकी अपनी सोच है। लेकिन जहाँ तक कोरोना का सवाल है, 145 करोड़ टीकाकरण हमने किया, दुनिया में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उन लाशों का जवाब दीजिए पंडित जी, जिन्हें जो गंगा के किनारे मिली। इनका कहना है कि कई लाशें तैरती हुई मिली, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत गड़बड़ थी। हाँ, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, लाशों की व्यवस्था, एक एक लाश की व्यवस्था सरकार नहीं कर किसका जिम्मेदार मानते, किसको जिम्मेदार मानते? सरकार जनता की एक तरह से कहते हैं कि प्रधान है, उनकी रक्षक है, तो कौन करेगा रक्षा? जिम्मेवार कोरोना महामारी है। इतने बड़े उसके लिए सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। नहीं, वो करेंगे सरकार, जहाँ तक संभव होगा सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में और इटली में। सर, हम अपने उत्तर प्रदेश की बात कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थिति पे बात हो रही है, सभी लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। पूरे देश से अच्छी व्यवस्था है। कोरोना का दुष्प्रभाव कम करने के लिए अच्छा प्रयास किया गया, इसीलिए यहाँ बहुत कम कैजुअलिटी हुई है और बहुत कम कोरोना से प्रभावित लोग दिखाई दे रहे हैं। पूरे देश का आप देख लीजिए नज़रिए से, उत्तर प्रदेश सबसे कम है। इतना बड़ा प्रदेश, 22-24 करोड़ की आबादी है। एक आप बोलिए, आप कह रहे हैं कि ये विदेशों पे ही बात करते हैं, जवाब मांगिए इनसे। ये जैसे आपके माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो सिर्फ विदेश में सैर करेंगे, विदेश में जाकर नगाड़ा बजाएंगे और विदेश में जाकर के नाचेंगे। यहाँ हिंदुस्तान के जो दबे कुचले गरीब मुस्लिम लोग हैं, उनके बारे में इनके पास कोई योजना नहीं है, न समय है। आज ये पूरी जगह से फेलोर हैं। ब्राह्मण अपमानित महसूस कर रहा है,
पिछड़ा ठगा महसूस कर रहा है, दलित उपेक्षित महसूस कर रहा है, छात्र जो है पिटा महसूस कर रहा है। आज इनसे कोई संतुष्ट नहीं है पूरे प्रदेश में। और डबल इंजन की सरकार में झूठई पर, चुमलई पर अपनी सरकार बनाया, केंद्र में बनाया, उत्तर प्रदेश में बनाया, और वो सब जनता जान चुकी है। इनके नीत का, इनके नियत का, इनके चाल का, इनके चरित्र का, इनके चेहरा का खुलासा हो गया है और जनता जान चुकी है। और अब इस चुनाव में इनके पास कुछ नहीं बचा है। अब आने वाले दिन में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भाई बताया ना जैसे कहा गया है, कहावत है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्न। तो अब कांग्रेस की अपनी सोच है, सपा की, बसपा की, सबकी अपनी सोच है। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सोच है, वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर और आगे बढ़ते रहे हैं। इस बार भी हमारी ही सरकार आएगी। आप देखिएगा 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तो 300 से कम सीटें हमारी नहीं आएंगी पिछली बार की तरह, क्योंकि पिछली बार तो हम उतना नहीं कर पाए थे। 14 से 17 तक आदरणीय मोदी जी के प्रभाव से जो कार्य हुए थे। हमने 17 से 22 के अंदर इतने लोगों के दुख सुख में काम आए, इतना कार्य किया है, सरकारी गैर सरकारी तमाम विकास किया है। उसको देखते हुए जनता ने मन बना लिया है। अब लोग कुछ भी कहें, कहते रहें। लोग कुछ भी कहें, लोग, हम आपके पास भी आएंगे, लोग कुछ भी कहें, कहते रहें, लेकिन इस बार फिर से 300 पार। आप कितना सहमत हैं इस चीज़ से? पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कृपा शंकर उपाध्याय है और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि इस बार भी जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है वो 300 पार अवश्य रहेगी। इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? कारण ये है कि जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के साथ मंच पर तांडव किया, बैकवर्ड बात का नारा दिया, उस दिन जो भी सवर्णों में थोड़ी बहुत वैमनस्यता थी उसको दूर करके वो एक मंच पे आ गए और सारे के सारे लोग वोट दे रहे हैं। इसके बाद बैकवर्ड भी उन्होंने एकजुट नहीं कर पाया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद मौर्य बिरादरी के हैं और यहाँ उनसे बड़ा नेता केशव प्रसाद मौर्य हैं। वो भी अपने क्षेत्र में दमदार हैं, वो भी अपने क्षेत्र में दमदार हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने एक जो चाल चली, आरपीएन सिंह को वहाँ से कांग्रेस से अपनी पार्टी में ज्वाइन करा करके और उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। वो भी एक बहुत बड़े बैकवर्ड नेता माने जाते हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ही सीट बचा लें, ये बहुत बड़ी बात है। तब वो बैकवर्ड बात का नारा दें और आकर के आगे चुनाव लड़ें। आप इस समय देख रही होंगी कि बहुजन समाज पार्टी लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गई है। अब बहुजन समाज पार्टी के जितने भी वोटर हैं वो ताक में हैं कि हम चलें भारतीय जनता पार्टी की ओर। उसके पीछे कारण ये है कि वो दलित समाज है, कमज़ोर वर्ग है, और उसको भारतीय जनता पार्टी ने आवास दिया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने सिलेंडर दिया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अनाज दिया। वो सरकारी रकम ही है, लेकिन गरीबों के लिए वो सारी चीज़ें व्यवस्था करके भारतीय जनता पार्टी ने दिया। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं हम। सपा पे आपने आरोप लगाया कि मौर्य जी कुछ भी कर लें, बैकवर्ड को अपने पास नहीं ला सकते। बीजेपी ने विकास किया है तो एक बार फिर से 22 में लहर आने वाली है। सपा सोपड़ा साहब, 2022 का चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा। अब आप बहुत सावधानी से समझ सकते हैं सहज में अगड़ा की परिषद क्या है, पिछड़े की परिषद क्या है। और ये चुनाव सीधे सीधे अगड़े और पिछड़ों के बीच का है और वो जनता पूरा मन बना चुका है। दलित उपेक्षित है, पिछड़ा उपेक्षित है और वो अगड़े बनाम पिछड़े में पिछड़ों की सरकार बनने जा रही है। वो सत्ता में जा रहे हैं, जनता उनका चयन कर चुकी है। अगड़ा बनाम पिछड़ा समझा दीजिए एक बार, क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगड़ा बनाम पिछड़े की राजनीति हो रही है तो पिछड़ा उनके साथ है, अगड़ा हमारे साथ है। तो अगड़ा तो मेरे साथ है ही, लेकिन केशव मौर्य के नेतृत्व में मौर्य समाज भी मेरे साथ है और पटेल नेता भी हमारे पास है। प्रदेश अध्यक्ष मेरे पटेल हैं और जो दूसरे पटेल ज्वाइन कराए गए हैं आरपीएन सिंह,
वो भी अपने क्षेत्र में पूर्वांचल में हैसियत रखते हैं। और क्षेत्र की बात करें छोड़ दें, नेताओं की बात छोड़ते हैं, अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए, युवाओं की जाए, रोजगार की जाए, तो कहीं ना कहीं युवा नाराज हैं, बहुत ज़्यादा नाराज हैं। हमने जाके ग्राउंड लेवल पे बात की है, ये लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला और युवा इस बार जवाब देंगे। देखिए, राजनीति में हकीकत ये है कि वैकेंसियां कम हैं और चाहने वाले ज़्यादा हैं, वो आपस में लड़ते हैं। आज का युवा दिग्भ्रमित है, वो सोच नहीं पाता है। 90% से ऊपर मार्क्स पाने वाले लड़के ही नौकरी में आ पाते हैं और वो लड़ते लड़ते बूढ़ा हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, तमाम कठिनाइयों से वो उबर नहीं पा रहा है। उसको चाहिए, मैं पहले भी मैं बताया हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि आज प्राइवेट में युवाओं के लिए अच्छे साधन उपलब्ध हैं। तमाम विप्रो है, टीसीएस है, इस तरह की तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिसके तरफ जाना चाहिए और इनकी तनख्वाह भी 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख पर मंथ के हिसाब से मिल रही है। जवाब ले लेते हैं, 3 लाख 4 लाख पर मंथ सैलरी मिल रही है, उसके बाद भी युवा क्यों रोजगार कर रहे हैं? कल कारखाने सब बेच दे रहे हैं, सरकारी जितने एसेट थे वो सारे बेच दे रहे हैं। ये प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा कराने के चक्कर में ये सरकार लगी हुई है। अडानी अंबानी 2 लोगों की सरकार है जो सिर्फ धंधा कर रही, बिजनेस कर रही है। बाकी सरकारी नौकरियां बिल्कुल ना के बराबर हैं। अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि रेलवे की भर्ती के लिए पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहा है, लड़के मार खा रहे हैं, 5-5 साल में रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। ये है उत्तर प्रदेश और भाजपा सरकार की नीतियां और यही रोजगार मिल रहा है कि पकौड़ा बेचने की दुकान लगाने के लिए भाजपा सरकार उनको प्रेरित कर रही है। पकौड़ा बेचिए या फिर सरकारी नौकरी मांगिए तो उसके लिए मार खाइए, ऐसा कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप कानून को हाथ में लेंगे, आप आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से करिए। गांधी जी ने इस देश को एक रास्ता दिया है कि आप शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन करिए और आपको कोई परेशान करता है तो आप अपनी बात मौन होकर भी कह सकते हैं। आप जाएंगे रेलवे के ट्रैक पे, लेट करके मेरी ट्रेनें नहीं चलने देंगे, आग लगा देंगे, मारपीट करेंगे, गरीबों की गाड़ियां जला देंगे, झोपड़ी जला देंगे, तो लाठीचार्ज नहीं होगा। तो आप बताइए कौन ऐसा उपाय है जिससे वो मान सकते हैं? कानून को हाथ में लिया छात्रों ने। छात्र कहाँ जाए आप ये बताइए। 5 साल पहले उन्होंने किसी फार्म को भरा, आज वो 5 साल के बाद जब रिजल्ट और उसकी स्थिति आई तो वो ओवर एज हो गया। छात्र किस जगह पे जाए और कहाँ पे अपनी मांग को रखे, आप ये इसका जवाब पूछ लीजिए। बताइए आप, छात्र कहाँ जाएं, किस जगह पे अपनी मांग को रखें और कहाँ उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा? छात्र प्राइवेट कंपनियों की तरफ उन्मुख हों, मेरा उनको सुझाव है। और सरकारी नौकरी में वही व्यक्ति चुना जाएगा जिसकी 90% से ऊपर मार्क्स पाने की क्षमता है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, कोई भी सरकारी क्षेत्र हो, 90% से नीचे वाले का कोई वैल्यू नहीं है। जब युवाओं का सब्र टूट जाएगा तो युवा सड़क पे भी जा सकता है, रेलवे ट्रैक पे भी जा सकता है और संस्थाओं के सामने धरना प्रदर्शन भी कर सकता है। अगर वो अपनी मांग को लेकर के कहाँ जाएगा? इसलिए ये जो निजीकरण कर रहे हैं तमाम संस्थाओं का, जितनी भी हमारी संस्थाएं थी जो कांग्रेस ने बनाया था, चाहे वो रेलवे हो, चाहे विप्रो हो, जितनी भी थी निजीकरण सब का कर दिए, जिसकी वजह से नौकरियों में कटौती हुई और जिसका जो है वो आज हमारा नौजवान भुगत रहा है। यही है इसका। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है। ये प्रयागराज का वो जगह है जहाँ पर इसे बोलते हैं कॉफ़ी हाउस। कई कद्दावर नेता यहाँ पर बैठ के राजनीति करते थे, लेकिन आज भी वो लोग मौजूद हैं जो किसी भी सवाल को लेकर आओगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है, ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। लेकिन हमारे पास समय की अभाव है, इसलिए हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आईपा की हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।